हाय गाइस, सो दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑन परसेंटेज। बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का तीसरा लेक्चर है, शीट 1 है। आप लोगों के पास ऑलरेडी सीट हो गई होगी। मेरा एक सजेशन है आपके लिए कि सीट आप लोगों के पास पहुंच जाती तो आप उसको सॉल्व करके देख लिया करो पहले से, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी पहुंच चुका है तो उसको आप एक बार सॉल्व करके जरूर देख लेंगे, इससे आपका फायदा होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन को पढ़ने की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, आपको कंसेप्ट सीखने के साथ साथ क्वेश्चन पे भी फोकस करना है। मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट सिखाने के साथ साथ अच्छे क्वेश्चंस कराना भी है। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट और एकदम लोअर, हर टाइप क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो जहां से मैंने छोड़ा था मैं वहीं से रिज्यूम कर रहा हूँ। एक सीट में जैसे मैं 40 के आसपास क्वेश्चन डाल रहा हूँ तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा। जो अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए जो है आप खुद से बनाओगे। ठीक है, ओके भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 27 से हम स्टार्ट करेंगे। 26 हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी सीट का है, फ्रैक्शन के क्वेश्चन है। फ्रैक्शन के क्वेश्चन नॉर्मली प्री के एग्जाम में आपके आते रहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 सेज इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, कि किसी भिन्न का जो अंश है, भिन्न कैसे होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। तो अंश मैंने x मान लिया, हर मैंने y मान लिया। अब इसके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को बढ़ा दिया जाता है 20%। अगर मैं न्यूमरेटर को 20% बढ़ाऊंगा तो x को अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा तो अब x कितना हो जाएगा, 120% टाइम्स हो जाएगा। 100% तो था ही हमारा x, 20% और बढ़ गया तो कितना हो गया, 120% ऑफ x। क्लियर। अगर मैं डिक्रीज करूंगा 10% से, किसको, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर आपका y है, अगर मैं इसको 10% डिक्रीज करूंगा तो 10% डिक्रीज होने के बाद डिनोमिनेटर सिर्फ कितना रह जाएगा, 90% रह जाएगा। तो डिनोमिनेटर रह गया आपका 90%। तो आपकी जो न्यू फ्रैक्शन बनेगी वो ये बनेगी। और ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या मानी है मैंने, x बटे वाई। और क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 3/2। यही फ्रैक्शन आपकी कितनी बन जाती है मेरे भाई, 3/2। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन, कि असली भिन्न की वैल्यू क्या है। तो सिंपल सा सिंप्लीफाई करना है, परसेंट से परसेंट हटा दीजिए। 40 थी 120 और नहीं सॉरी 30 चौका 120, 30 दिया 90। तो x बटे y कितना आ जाएगा, 3 × 3 9 और 4 × 2 8। x अपॉन y बराबर 9/8 आ गया। आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा सकते हो। जैसे आपके ऑप्शन मैंने डाल रखे हैं 2/3, 7/8, 9/8, 6/7। जो ऑप्शन हमारी क्वेश्चन में दी गई बात को सेटिस्फाई करता है वो मेरा आंसर होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही कर लोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 28 सेम पैटर्न पे था, मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 सब लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है। इफ x% ऑफ x इज मल्टीप्लाइड बाई 36.66% ऑफ x देन रिजल्टेंट इज 99। क्या मतलब है कहने का, कि यदि मैं x% ऑफ x% ऑफ का मतलब होता है गुणा, x% को यदि मैं x% ऑफ x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, 36.66% ऑफ x से। बात समझना, x% ऑफ x को मल्टीप्लाई करूं 36.66% ऑफ x से, और ऑफ का मतलब ही क्या होता है, गुणा। तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है आपका 99। और आपसे पूछा है x की वैल्यू क्या है। सो सिंपल x% का मतलब x बटा 100, x का मतलब x, 36.66% क्या होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी आपको इस टाइप की फ्रैक्शन दिखे, इस टाइप की परसेंटेज दिखे, तो आपको उसको क्या कर लेना, ब्रेक कर लेना है। लाइक 36.66% को हम क्या लिख देंगे, 30% प्लस 6.66%। और 30% का मतलब कितना होता है भाई, 3/10। और 6.66% का मतलब कितना होता है, 1/15। मैंने याद कराया कि 1/15 6.66% और 1/16 6.25%। तो ये 3/10 प्लस 1/15 होगा, एलसीएम कितना आएगा, 30। 10 से 33 टाइम्स 3 + 3 ये कितना होगा, 9। 15 दूनी 30, 2 कितना है, 11/30। ये आपके 36.66% के लिए 11/30 हो गई।
इंटू 11/30 इंटू x इक्वल टू कितना हो गया आपका 99। अब देखो 11 से आपका 99 9 टाइम्स कट गया। क्लियर। देखिए अब x इंटू एक्स इंटू एक्स क्या होगा, ये आपका x क्यूब हो गया। 30 की इधर गुणा हो जाएगी तो ये 30 और ये 100 और 9 के आपस में गुणा हो जाएगी तो 27,000 बन जाएगा। आपको x की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ से क्या ले लो, क्यूब रूट ले लोगे। तो 27,000 का क्यूब रूट कितना होता है 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 30। जस्ट स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाता है वैसे वैसे आप करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 30। सो सिंपल, बहुत ईजी है, एकदम बेसिक से करेंगे हम, है ना, कोई फास्ट ट्रैक पे नहीं चलेंगे, बहुत सिंपल और इजी तरीके से चलेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा बड़े ध्यान से देखेंगे, है ना। इन ए फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 30% एंड अगेन इंक्रीज्ड बाय 7:1/7%। ठीक है। फिर डिनोमिनेटर को पहले इंक्रीज किया 20%, फिर इंक्रीज किया 12.5%। ठीक है। और रिजल्टेंट फ्रैक्शन जो हमारी परिणामी भिन्न बन गई वो बन गई 25/63। आपसे पूछा है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कितने परसेंट बड़ा है। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कितने परसेंट बड़ा है। अच्छा, मैंने ओरिजिनल फ्रैक्शन मान ली सपोज x/y, ये आपकी ओरिजिनल भिन्न है, x न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन में बोला है कि न्यूमरेटर को कितना बढ़ाया जाता है, न्यूमरेटर को घटाया जाता है 30%। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि न्यूमरेटर x है, अगर मैं इसको 30% क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो 30% का मतलब होता है भाई 3/10। 30% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में 3/10। अगर मैं इसको 3/10 पार्ट घटा दूंगा तो कितना रह जाएगा, सिर्फ 7/10 रह जाएगा। जैसे मैंने किसी चीज को 30% घटा दिया तो 100 में से 30% यानी कि कितनी रह जाएगी, 70% रह जाएगी ना। 70% का मतलब कितना होता है 7/10। ठीक है। तो जो फ्रैक्शन न्यूमरेटर थी मेरी x को मैंने 30% कम कर दिया तो कितना रह गया, इंटू 7/10, अगेन इंक्रीज्ड बाय 7:1/7%। इसको फिर से बढ़ा दिया मैंने, कितना बढ़ाया है 7:1/7%। और 7:1/7% मैंने आपको याद कराया कितना होता है 1/14 होता है। कितना होता है 1/14। अगर मैं 1/14 यूनिट बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/14 इंटू 15/14। भाई 1 तो था ही, 1/14 मैंने और बढ़ा दिया तो कितने यूनिट हो गया, 15/14 यूनिट हो गया। बात समझ में है कि नहीं, क्लियर है। तो यानी कि मेरा जो न्यूमरेटर है वो बढ़ के x इंटू 7/10 इंटू 15/14 हो गया, चेंज होके। क्लियर। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर के लिए देख लेते हैं कि हर में क्या बोला है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। डिनोमिनेटर मेरा y है, मैं इसको 20% बढ़ाऊंगा। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। अगर मैं 1/5 इसको बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 6/5 गुना हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं फिर से बढ़ाऊंगा कितना 12.5%। 12.5% मैं आपको याद करा चुका हूं कितना होता है 1/8। अगर मैं 1/8 बढ़ाऊंगा तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, अब 9/8 गुना हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये डिनोमिनेटर हो गया y इंटू 6/5 इंटू 9/8। क्लियर। ये आपकी रिजल्टेंट फ्रैक्शन बन गई। और क्वेश्चन में से रिजल्टेंट फ्रैक्शन की वैल्यू आपको दी है 25/63। 25/63। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। अब बस आपको क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। x/y और ये देखो 7/10 इंटू 15/14 है। क्लियर है ना। और इसको क्या करते हैं हम पूरे को ऊपर ले जाते हैं तो इंटू 5 इंटू 8/6 इंटू 9 इक्वल टू 25/63 ये हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 दूनी 14 चला जाएगा, 2 से 8 आपका 4 बार चला जाएगा, 4 बार चला गया। क्लियर है। ओके। फिर आपका और कुछ कट रहा है, देखिए 5 से आपका 25 5 बार कट जाएगा, और 5 से 15 आपका 3 बार कट जाएगा, 3 से आपका 6 2 बार कट जाएगा, 2 से 4 आपका 2 बार कट जाएगा। क्लियर, ठीक है। और 9 से ही आपका 9 7 63
कितनी बार, 7 बार कट जाएगा, और 2 से 10 आपका 5 बार कट जाएगा। काफी कटिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो x अपॉन वाई जो हो जाएगा, कैलकुलेशन के स्टेप आप खुद से करा करो, कैलकुलेशन के स्टेप मैं तो बताता हूं, आप खुद से भी किया करो। x बाई वाई, ये 5 उधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/7। x बाई वाई कितना हो गया 5/7। कोई दिक्कत किसी को? x बाई वाई इज 5/7, यानी कि जो मेरी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो कितनी थी 5/7। क्लियर भाई? अब इसका न्यूमरेटर कितना है 5, डिनोमिनेटर कितना है 7। क्वेश्चन में पूछा है कि डिनोमिनेटर फाइंड हाउ मच परसेंट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कितने परसेंट बड़ा है? कितने परसेंट बड़ा है? 2/5 गुणा 100, यही बड़ा है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से तो बेस क्या हो जाएगा 5, कितना बड़ा हो गया 2 इंक्रीज हो गया, प्लस का 2, तो 2/5 गुणा 100 यानी कि 40% मोर है आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से। क्लियर है ना? तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वेरी इजी, आपको क्या करना था, बस कैलकुलेशन करनी थी और कुछ भी नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 31 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वांटम कैट सर्विस कुमार वर्मा का क्वेश्चन है सीधा। ए फ्रैक्शन इन रिड्यूस्ड फॉर्म इज सच दैट व्हेन इट इज स्क्वायर्ड एंड देन इट्स न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड टू 80%। अच्छा, पहले मैं आपको 2 वर्ड क्लियर करना चाहूंगा, सब लोग ध्यान से समझेंगे। इंग्लिश में हमेशा वर्ड सेम ही रहेंगे, हिंदी में बदलते रहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, 2 चीजें लिखी हुई हैं, रिड्यूस्ड बाई 80%, ठीक है, और दूसरा चीज लिखी हुई है रिड्यूस्ड टू 80%। इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, लोग इस पे ध्यान भी नहीं देते। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। यहाँ पे रिड्यूस्ड बाई 80%, यहाँ पे रिड्यूस्ड टू 80% है। रिड्यूस्ड बाई 80% का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज पहले 100% थी तो 80% से घट गई, यानी कि सिर्फ कितनी रह गई 20% रह गई। ये इस लाइन का मतलब है। ये होता है आपका रिड्यूस्ड बाई 80%। रिड्यूस्ड टू 80% का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज पहले 100% थी तो अब कट पिट के काट छांट के सिर्फ कितनी रह गई 80% रह गई। यानी कि मैंने वस्तु को 100% थी 80% तक शॉर्ट कर दिया। कितना रह गया 80%। यहाँ पे 80% से कम हुआ, यहाँ पे 80% तक कम हुआ। बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो ये इंग्लिश में कभी इसका भाव चेंज नहीं होगा। ये डिफरेंस आपको रिड्यूस्ड बाई 80% और रिड्यूस्ड टू 80% में, इसका विशेष कर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं कि एक फ्रैक्शन है इस तरीके से कि जब मैं उसको स्क्वायर करता हूं तो सपोज मैंने फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन मान ली x/y, ये मेरी ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल भिन्न है। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं, अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो x² अपॉन y² आएगा स्क्वायर करने पर। क्लियर है ना? और इसके न्यूमरेटर को मैं 25% बढ़ाऊं, अगर मैं इसके न्यूमरेटर को 25% बढ़ाऊंगा तो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 125%। नया न्यूमरेटर 125% गुना हो जाएगा में। क्लियर? और डिनोमिनेटर को मैं रिड्यूस करूं, इज रिड्यूस्ड टू 80% लिखा है, रिड्यूस्ड टू 80% लिखा है, यानी कि डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा y² का 80%। क्लियर? और जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन बनेगी दैट मींस ये फ्रैक्शन ये बन जाती है 5/8 ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन। यानी कि ये जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है मेरी, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन दैट मींस x/y का 5/8 गुना है। ये क्वेश्चन में बोला है, तो x/y का कितना 5/8 गुना। क्लियर भाई? चलिए अब देखो सिंप्लीफाई करना है कि परसेंटेज से तो सीधा परसेंटेज हटा दो। अब 5 से 25 कट जाएगा, 5 से आपका 16 कट जाएगा, 5 से 25 5 बार कट जाएगा, 8 से 16 2 बार कट जाएगा। x/y से सिंपली आपका पूरा x/y एक बार कट जाएगा और x/y 2 ऊपर 5 नीचे, x/y आ गया आपका 2/5। x/y कितना आ गया आपका 2/5। अच्छा, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 5, इनका प्रोडक्ट पूछा है। प्रोडक्ट कितना होगा 2 × 5 यानी कि 10। बात समझ में कि नहीं? कितना होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 10। अंश और हर का गुणनफल पूछा है, अंश 2 है हर 5 है, तो अंश और हर का गुणनफल निकाल दिया मैंने 10। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में और खासकर प्री में तो मेंस में भी परसेंटेज से इजी ही क्वेश्चन आएगा, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1660। दो संख्याओं का डिफरेंस 1660 है, ठीक है। इफ 7.5% ऑफ वन नंबर इज 12.5% ऑफ अदर नंबर, मतलब दो संख्याओं का डिफरेंस है वो 1660 है, ठीक है। और एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या के 12.5% के इक्वल है। मतलब एक संख्या हमने x मान ली, एक y मान ली, तो एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या के 12.5% के इक्वल है। यहां से दोनों संख्याओं का रेशियो यानी कि x रेशियो जो y है वो 12.5/7.5 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका 5/3। 25 पंजे 125, 25 3 75, यानी कि दोनों संख्याओं का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 5:3। कितना आ गया 5:3। आपको सिर्फ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को रेशियो ही चाहिए था। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि एक संख्या का 7.5% दूसरे के 12.5% के इक्वल है। तो यहां से रेशियो देखो तो यहां से रेशियो दोनों संख्या का 3:5 या 5:3 आ जाएगा। मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या 5:3 के रेशियो में होंगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना दे रखा है 1660। तो ये देखो 5 रेशियो है 3 रेशियो, तो डिफरेंस कितना हुआ 2 रेशियो। 2 रेशियो के लिए क्वेश्चन में 1660 दे रखे, 2 रेशियो के लिए 1660 दे रखी है। तो एक रेशियो के लिए कितनी आ जाएगी 840। एक रेशियो के लिए कितनी आएगी 840। आपसे पूछा है दोनों संख्याएं कितनी कितनी है। अगर एक रेशियो के लिए 840 है तो 5 रेशियो के लिए 5 गुणा 840 यानी कि 500, 5 1 20 की 0, 5 8 40 2 42, 4200। क्लियर ना। 1660 दिया है 830 आएगा यहाँ पे, सॉरी ये एक रेशियो के लिए 830 आएगी। तो 5 × 830 आपका पहला नंबर हो जाएगा 50, 5 3 15 1, 5 8 40 41, 4150 आपकी पहली संख्या। दूसरी संख्या आपकी 3 × 830 हो जाएगी। अगर एक रेशियो के लिए 830 है तो 3 रेशियो के लिए ये होनी चाहिए 3 0 0, 3 3 9, 3 8 24, कितनी हो जाएगी 2490। क्लियर मेरे भाई, बताओ किसी को दिक्कत है? क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नो बकवास, ओनली क्वेश्चंस, ठीक है। सारे सीरियस बंदे हैं यहाँ पे। इफ A exceeds B by X%, then which one of the following is true? आई थिंक मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, इफ A exceeds B, मैंने इसका कंसेप्ट आपको बड़े डिटेल में समझाया है, ठीक है। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन भी है। इफ A exceeds B by X%, then which one of the following is true? मतलब A जो है B से X% बड़ा है, A जो है B से X% बड़ा है, यानी कि A की जो वैल्यू है वो B से X% बड़ा है, यानी कि A की जो वैल्यू है वो B × 100 + X/100 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है। A की जो वैल्यू है वो A जो है B से X% बड़ा है, X% बड़ा है, यानी कि 100% तो था ही B की वैल्यू, प्लस X% और ऐड कर दो तो A जो है B के 100% प्लस X% के बराबर है। और परसेंट का मतलब 1/100 होता है, उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। अगर X% छोटा बोला जाता क्वेश्चन में तो प्लस की जगह किसका साइन आ जाता, माइनस का साइन आ जाता। तो A बराबर B × 100 + X/100 ये आ गया भाई, ठीक है। या फिर ये आपको कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, A बराबर ऐसे भी लिख सकता हूं B 100 + X/100 का मतलब 1 + X/100 एक ही बात है। 100 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 + X/100 आ जाएगा। अगर B के अंदर गुणा कर दूं तो A बराबर B + BX/100, यानी कि आपका जो ऑप्शन दिख रहा है ना फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत किसी को है ना, बहुत ईजी है। चलिए, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा आते रहे हैं और आते रहेंगे रिपीटेड मोड पे। इफ X% ऑफ A इज सेम एज Y% ऑफ B, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन में से हर एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि X% ऑफ A इज सेम एज Y% ऑफ B, यानी कि X% ऑफ A जो है वो Y% ऑफ B के इक्वल है, ये आपको गिवन है। X% ऑफ A जो है वो Y% ऑफ B के इक्वल है। तो आपसे क्या पूछा है, Z% ऑफ B की वैल्यू क्या होगी, Z% ऑफ B की वैल्यू क्या होगी। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप सिर्फ ये फोकस किया करो कि आपसे पूछा क्या है।
आपसे पूछा है z% ऑफ बी। क्या पूछा है आपसे? z% ऑफ बी, और ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। तो आपसे पूछा है z, परसेंट का मतलब परसेंट, और बी का मतलब बी, आपसे यही पूछा है। मेरे पास बी भी है, मेरे पास परसेंट भी है, सिर्फ कमी कितनी की है? जेड की। तो जेड की यहां पे गुणा कर दो, जेड की ही यहां पे गुणा कर दो, कोई दिक्कत? बड़े ध्यान से समझना, जेड की ही मैंने यहां पे गुणा कर दी, जेड की ही मैंने यहां पे गुणा कर दी। मुझसे यही तो पूछा है, z% ऑफ बी, यही तो मतलब है, z% ऑफ बी, यही पूछा है, यही मुझे पूछा है। तो मैं y को क्या करूंगा? y को मैं यहां से हटाऊंगा और यहां पे लिख दूंगा, कोई दिक्कत? y को मैंने यहां से हटाया, यहां लिख दिया, तो मेरा जो आंसर है वो डायरेक्टली आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आंसर डायरेक्टली क्या आ गया? आंसर आ गया zx अपॉन y% ऑफ ए। बस एक लाइन का क्वेश्चन है, zx अपॉन y% ऑफ ए, ऑप्शन नंबर सी। मैं हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही बात बोलता हूं कि सिर्फ उस पे फोकस करो जो आपसे पूछा गया है। मुझसे क्या पूछा गया था? z% ऑफ बी। परसेंट मेरे पास ऑलरेडी था, बी मेरे पास ऑलरेडी था, जेड की कमी थी, तो मैंने जेड यहां भी चिपका दिया, जेड वहां भी चिपका दिया, सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 35 इज वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि a बराबर b इंटू डी अपॉन सी। a बराबर b इंटू डी अपॉन सी। a b c d आपके वेरिएबल है। अच्छा, b C और D सबको 10% बढ़ा दिया जाता है, तो A कितना परसेंट बढ़ जाएगा? B को भी 10% बढ़ा दिया, C को भी 10% बढ़ा दिया, और D को भी 10% बढ़ा दिया, तो A आपका कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? ठीक है, तो बहुत सिंपल है, वर्बली भी इसको किया जा सकता है कि 10% ही बढ़ जाएगा आपका A B। कैसे? कि जैसे अगर मैं B को 10% बढ़ाऊंगा तो B हो जाएगा आपका 110% टाइम्स, अगर मैं D को 10% बढ़ाऊंगा तो D भी हो जाएगा आपका 110% टाइम्स, सॉरी D। अगर मैं C को भी 10% बढ़ाऊंगा तो C भी हो जाएगा आपका 110% ऑफ C। 110% से 110% आपका हट गया, तो A बराबर जो है ये कितना बचा? 110%। B, D और C, B, D और C, इतना हो गया ना A बराबर, इतना हो गया ना A बराबर, यानी कि B, D अपॉन C ये तो रहा ही रहा, 110% हो गया। 110% हो जाने का मतलब 10% बढ़ गया। बात समझे कि नहीं? 110% बढ़ जाने का मतलब 10% बढ़ गया। आप इस क्वेश्चन को वर्बली भी कर सकते हैं कि ये भी 10% बढ़ा, ये भी 10% बढ़ा, तो 10% से 10% का इफेक्ट कट जाएगा, सिर्फ क्या बढ़ेगा नंबर आपका? 10% ही बढ़ेगा। इट वाज वेरी इजी। ठीक है ना, एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 सेम एज प्रीवियस पैटर्न में ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इज रियली गुड। क्वेश्चन नंबर 38 ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 2 cubes of bronze have their total weight equivalent to 60 kg. The first piece contain 10 kg of pure zinc and the second piece contain 8 kg of pure zinc. मतलब दो आपके ब्रॉन्ज हैं। ब्रॉन्ज का मतलब समझते हो? कांस्य है, मतलब मिश्र धातु है। जिंक और कॉपर के मिश्रण को बोलते हैं, जिंक और कॉपर के मिश्रण को बोलते हैं ब्रॉन्ज। तो आपके दो ब्रॉन्ज के क्यूब हैं, आपके क्या है? दो ब्रॉन्ज के क्यूब हैं, और उनका जो टोटल वेट है वो 60 kg है। टोटल वेट कितना है? 60 kg। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले क्यूब में 10 किलोग्राम प्योर जिंक है। देखो, ब्रॉन्ज का मतलब होता है जिंक प्लस कॉपर, ब्रॉन्ज का मतलब होता है जिंक प्लस कॉपर। इसमें जिंक कितना है? 10 किलोग्राम, इसमें जिंक कितना है? 8 किलोग्राम। बात में ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, ठीक है। ओके, मतलब इस वाले ब्रॉन्ज में 10 किलोग्राम जिंक है, बाकी बचा कुचा कॉपर है। इस वाले जिंक में 8 किलोग्राम जिंक है, इस वाले ब्रॉन्ज में 8 किलोग्राम जिंक है, बाकी बचा कुचा कॉपर है, ठीक है भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जिंक इन द फर्स्ट पीस ऑफ ब्रॉन्ज, कि पहले वाले ब्रॉन्ज के क्यूब में यानी कि पहले वाले टुकड़े में कितने परसेंट आपकी जिंक है, कितने परसेंट जिंक है। यदि दूसरे वाले क्यूब में जो जिंक है वो पहले वाले क्यूब में जिंक से 15% ज्यादा है। बड़े ध्यान से समझेंगे कि
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे ये पूछेगा कि पहले वाले क्यूब में, पहले वाले ब्रॉन्ज के टुकड़े में कितने प्रतिशत जिंक है, जबकि दूसरे वाले ब्रॉन्ज के टुकड़े में जो जिंक है वो पहले वाले टुकड़े में जो जिंक है उससे 15% ज्यादा है। बात समझ में है कि नहीं? क्लियर है? 15% ज्यादा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा कि पहले वाले क्यूब में कितने प्रतिशत जिंक है। ये केवल और केवल आप तभी निकाल सकते हो जब आपको इस पहले वाले टुकड़े का वेट पता हो। अगर आपको पहले वाले टुकड़े का वेट पता है तो टोटल वेट में 10 किलोग्राम जिंक है, आप क्वेश्चन का आंसर क्या बता दोगे? इजीली बता दोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, लेकिन मैं मेथड से बताऊंगा। तो मुझे इस वाले क्यूब का वेट निकालना, मेरा टारगेट है। सपोज इसका वेट x है तो इसका वेट कितना होना चाहिए? 60 माइनस x kg होना चाहिए। इसका अगर x kg है तो इसका कितना होगा? इसका 60 माइनस x kg होगा। क्लियर ना? तो अगर इसका वेट 60 माइनस x kg है और इसमें 8 किलोग्राम जिंक है तो कितनी जिंक, कितने परसेंट जिंक है? 8/60 माइनस x इंटू 100, इतनी जिंक है भाई। टोटल 60 माइनस x kg में 8 किलोग्राम जिंक। तो दूसरे वाले क्यूब में जो जिंक है वो कितने परसेंट है? पहले वाले ब्रॉन्ज के टुकड़े में जो जिंक है वो कितने परसेंट है? x kg का कितना? 10, 10 आउट ऑफ x इंटू 100, इतने kg जिंक है, इतने kg जिंक है। और यही जो डिफरेंस है यही कितना दे रखा है आपको? 15% के इक्वल दे रखा है भाई। पहले वाले क्यूब में जो जिंक है वो इतनी है, दूसरे वाले क्यूब में जो जिंक है वो इतने परसेंट, उनका डिफरेंस कितना दे रखा है आपको? 15%। ये दूसरे वाले में, ये पहले वाले में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से निकालोगे। सॉल्व करने बैठे तो काफी समय यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे x की वैल्यू हिट एंड ट्रायल से निकालनी है ना? तो अगर मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो आप क्या लोगे? सिंपल सी वैल्यू लोगे, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे देखोगे आपको x इक्वल टू 40 kg इसको सेटिस्फाई करेगा, या आप हिट एंड ट्रायल से निकालोगे। x इक्वल टू 40 kg रख के देखोगे तो देखो 8/60 माइनस 40 कितना होता है? 20 इंटू 100 माइनस 10/40 इंटू 100। देखो क्या ये डिफरेंस 15 आता है? तो ये 800/20 कितना होता है? 40, और ये 1000/40 कितना होता है? ये होता है आपका 15। 40 माइनस 25 का डिफरेंस कितना होता है? 15। 40 माइनस 25 15 होता है कि नहीं? क्लियर? यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है किस पे? x इक्वल टू 40 kg पे। ठीक है, x इक्वल टू 40 kg पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि पहले वाले जो क्यूब का जो वेट है वो कितना है? 40 kg। पहले वाले क्यूब का जो वेट है वो कितना है? 40 kg, और दूसरे वाले का कितना है? 20 kg। तो 40 kg क्यूब के वेट में कितनी जिंक है? 10 kg जिंक है। 40 kg में कितनी जिंक है? 10 kg। तो कितने प्रतिशत जिंक हुई? 25%। 40 kg पूरे ब्रॉन्ज का वेट, उसमें से जिंक है सिर्फ 10 kg, तो कितने परसेंट जिंक हुई? 10 से 40, 4 बार, 4 से 100, 25 बार, 25% जिंक। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी भाई को? ठीक है ना? क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया करे तो उसको रिपीट मोड में करके देख लिया करो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? बार बार इन्हीं चीजों को पढ़ते रहेंगे ना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, आपके प्री के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना? प्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से करेंगे तो बहुत सही रहेगा इजीली। कि if a student multiplied a number by 6/11 instead of 5/6, find the percentage error in calculation। मतलब कोई छात्र जो है किसी संख्या को 5/6 से गुणा करने की बजाय कितने से गुणा कर देता है? 6/11 से, तो उसके परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो जाएगी? देखो ध्यान से, एक स्टूडेंट था, उसको किसी संख्या को मल्टीप्लाई करनी थी, 5/6 से मल्टीप्लाई करनी थी। कितने से मल्टीप्लाई करनी थी? 5/6 से गुणा करनी थी, लेकिन उसने गलती से किससे मल्टीप्लाई कर दी? 6/11 से उसने गलती से मल्टीप्लाई कर दी। ध्यान समझना, किसी छात्र को किसी संख्या को 5/6 से गुणा करनी थी, लेकिन उसने गलती से 6/11 से गुणा कर दी, तो रिजल्ट में कितने प्रतिशत की त्रुटि आ जाएगी, ये पूछा है। तो देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि सारा का सारा खेल जो है वो डिनोमिनेटर का होता है, यानी कि इस 6 का और 11 का। फ्रैक्शन को, परसेंटेज के क्वेश्चन में फ्रैक्शन पकड़ लो और फ्रैक्शन को इजी करने के लिए डिनोमिनेटर पकड़ लो, यानी कि
5/6 और ये 6/11। आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसी नंबर को आप x मानने की बजाय 6 और 11 का मल्टीपल यानी कि 66 एज्यूम कर लो। मैंने नंबर कितना मान लिया, सपोज 66 मान लिया। कितना मान लिया मैंने नंबर, सपोज 66 एज्यूम कर लिया। अगर मैं 66 को 5/6 से गुणा करता तो यानी कि 66 गुणा 5/6 यानी कि मेरा सही आंसर जो है वो 55 आना चाहिए था। मेरा सही जो करेक्ट आंसर है वो कितना आना चाहिए था, 55। लेकिन गलती कर दी उस स्टूडेंट ने और 66 को मल्टीप्लाई कर दिया 6/11 से यानी कि 11×6 66। उसका आंसर गलती से 6×6 यानी कि कितना आ गया, 36 आ गया। कितना आ गया, 36 आ गया। तो स्टूडेंट का सही आंसर आना चाहिए था 55 और आ गया उसका गलती से 36। तो स्टूडेंट ने कितने की एरर कर दी, स्टूडेंट ने एरर कर दी 15 में से 6 गया 9, 19 की एरर कर दी, 19 की एरर कर दी आउट ऑफ 55 इंटू 100%। आपको परसेंट में पूछा है तो बेस क्या होगा आपका 55 गुणा 100 करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो 5 से काटेंगे तो 20 बार चला जाएगा, 5 से काटेंगे तो 11 बार चला जाएगा। ये 380/11%, 11 × 33 5 हो जाएगा, 11 × 44 34:6/11% की एरर हो जाएगी आपकी गुणा करने में। कोई दिक्कत किसी भाई को? ठीक है ना, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है। लेकिन कब, जब आप संख्या को x ना मान के जो आपका डिनोमिनेटर है उसका मल्टीपल एज्यूम कर लो, 6 और 11 का मल्टीपल यानी कि 66 एज्यूम कर लो तो आप क्या कर लोगे, इजीली बना दोगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं प्री में, जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 को सब लोग ध्यान से देखेंगे। इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 40, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास ऑफ गगन प्रताप इज m। मतलब हमारी क्लास में जो प्रेजेंट स्टूडेंट है वो कितने, कैपिटल M। हमारी क्लास में जो प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं वो है कैपिटल M। और इन कैपिटल M स्टूडेंट में से, इन कैपिटल M ये जो टोटल स्टूडेंट है, कैपिटल M टोटल स्टूडेंट में से 22.1875%, 22.1875% देख रहे हो, बहुत टिपिकल है ना। अब यहां से हम थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं अपना, 22 की तीसरा लेक्चर चल रहा है। 22.1875% छात्र क्या है आपके, स्टूपिड है। ठीक है, समझना, दिल पे नहीं लेना कि एक क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है, हमारी क्लास में m स्टूडेंट है और उन m स्टूडेंट में से 22.1875% क्या है आपके, स्टूपिड हैं। क्लियर है ना। और क्वेश्चन में बोला है कि स्टूपिड छात्र जो है उनकी संख्या कितनी है, कैपिटल N है। स्टूपिड छात्र की संख्या कितनी है, कैपिटल N। आपसे पूछा है कि m+n की जो मिनिमम वैल्यू होगी या फिर m+n का जो न्यूनतम मान है वो क्या है, m+n का न्यूनतम मान आपसे पूछा है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, टोटल स्टूडेंट m में से कितने परसेंट स्टूपिड है, 22.1875% स्टूपिड है। 22.1875% स्टूपिड हैं। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है। मैंने क्या बताया है, मैंने हमेशा बताया कि जब भी इस टाइप के फ्रैक्शन आए तो उसको ब्रेक कर लो। इसको कैसे ब्रेक करोगे, 22.1875% का मतलब होता है 22% प्लस 1875%, 22% प्लस 0.1875%। देखो 22% तो आप जानते हो, 22% आप जानते हो, 22% का मतलब होता है 22/100। ये तो क्लियर है। मुझे 0.1875% की फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए कि 0.1875 क्या होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसे कोई चीज इस टाइप के है 0.1875, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 4 से भाग कर दूं तो मुझे अपने काम की चीज मिलेगी। जैसे 4 × 5 = 20 की 0 वहां से लगे 2, 4 × 7 = 28, 2 30 की 0 वहां से लगे 3, 4 × 8 = 32, 3 35 का 5 से लगे 3, 4 × 1 = 4, 3 7 यानी कि 0.75। यानी कि जो 0.1875 है ये 0.75% अपॉन 4 है। 0.75% को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 0.1875% आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं?
हमेशा जब भी इस टाइप की चीज हो तो आप 4 से गुणा कर दीजिए, आपको इजी हो जाएगा। 4 से ऊपर गुणा कि 4 से नीचे। अब देखिए ये 22/100 ये तो एकदम ठीक ठीक है। ये जो 0.75% अपॉन 4 है, इसको ध्यान से देखो। देखो 75% कितना होता है भाई? 75% होता है 3/4। 3/4 होता है, तो 0.75% कितना होना चाहिए? 3/400। कितना होना चाहिए? 3/400। भाई 0.75% कैसा आएगा? जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 3/400/4 यानी कि कितना हो जाएगा? 3/1600। कितना हो जाएगा? 3/1600। बात समझ में आ जाएगी नहीं? ये 3/1600 हो गया। एलसीएम यहां से कितना आएगा? 1600 यहां से एलसीएम आएगा। तो 100 से 1600, 16 दूनी 32 का 2 हाथ से लगे 3, 16 दूनी 32 और 3 35 प्लस 3, ये हो जाएगा 355/1600। 355/1600। बात समझ में आ रही है कि अगर इसको 5 से और काट लूं तो 71 बार चला जाएगा, और ये 5 3 15 और ये 5 71/320, 71/320। ये आपके 22.1875% की वैल्यू कितनी आएगी? 71/320। इस बात का मतलब समझ रहे हो आप? मैंने ये निकाल दिया कि 22.1875% की वैल्यू कितनी होती है? 71/320। ये मतलब होता है, ये मतलब होता है। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था? अगर हमारी क्लास में टोटल m स्टूडेंट हैं तो उसमें 22.1875% स्टूपिड है, जो कि n। तो 22.1875% का मतलब क्या होता है? 71/320। और ये 320 क्या डोनेट कर रहा है? 320 डिनोट कर रहा है आपके टोटल स्टूडेंट। डिनोमिनेटर जो होती है वो टोटल चीज होती है। और ये 71 कितना डिनोट कर रहा है आपका? 71 डिनोट कर रहा है आपका स्टूपिड स्टूडेंट। स्टूपिड। बात समझ में कि नहीं? तो 320 की टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ में कितने स्टूडेंट स्टूपिड है? 71 स्टूपिड है। बात समझ में कि नहीं? आप देखो लॉजिक ये होता है कि स्टूडेंट क्या होता है? आधा, डेढ़, पौना तो नहीं हो सकता स्टूडेंट। या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। स्टूडेंट फुल इंटीजर में होंगे, ठीक है। यानी कि मुझसे क्वेश्चन में m+n की मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो m+n की मिनिमम वैल्यू पूछी है। ये जो मैंने फ्रैक्शन लिखी है ना 71/320, इसको मैं फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर सकता। ये एकदम सिंपलीफाइड फ्रैक्शन है। यानी कि इसको अगर मैं और आगे काटने की कोशिश करूंगा तो दशमलव वगैरह में चला जाएगा, और स्टूडेंट की संख्या कभी पॉइंट्स वगैरह में हो नहीं सकती। तो m की मिनिमम वैल्यू आपकी 320 होनी चाहिए, और स्टूपिड स्टूडेंट की संख्या यानी कि कैपिटल N आपका 71 होना चाहिए। तो m+n की मिनिमम वैल्यू 320 प्लस 71 यानी कि 391 होना चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये काफी खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक कैसे? कि इस चीज परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी, ये भी एक आर्ट है। मैंने थोड़ी टिपिकल परसेंटेज ली है, इससे आपका दिमाग खुलेगा थोड़ा सा, ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो परसेंटेज है ये आपका 10-12 क्लास तक जाएगा, वो कि बेसिक टॉपिक है। परसेंटेज और रेशियो ये आपके दोनों बेसिक टॉपिक हैं, इसको थोड़ा समय लेके चलेंगे तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 इज अगेन वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 बताओ, ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन ए सर्टेन विलेज, एक विलेज में 42% मैन और 24% वुमेन मैरिड हैं, और कोई भी आदमी एक से ज्यादा शादी नहीं करता है, ना ही कोई भी औरत एक से ज्यादा शादियां करती हैं। तो आपसे पूछा है कि टोटल पॉपुलेशन में कितने परसेंट एडल्ट अनमैरिड हैं। टोटल पॉपुलेशन में कितने परसेंट एडल्ट अनमैरिड हैं, ये आपसे पूछा है। बात समझ में कि नहीं? ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप सिंपली XY मान के या मेल और फीमेल की संख्या M और F मान के रेशियो वगैरह निकाल के वहां से बना सकते हैं, वो आप कर सकते हो। लेकिन मेरा जो पर्पस है वो आपको एक पूरा कंसेप्ट, एक मेथड सिखाना है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो एक रूल होता है परसेंटेज का, उसको आप बड़ा ध्यान से देखेंगे कि X% ऑफ Y इक्वल टू होता है आपका Y% ऑफ X। ये होता है X% ऑफ Y इक्वल टू होता है Y% ऑफ X। चाहे आप X% ऑफ Y को देखो तो X का मतलब X, परसेंट का मतलब 1/100 और Y का मतलब Y, ये होता है। क्लियर ना? चाहे आप Y% ऑफ X को देखो, Y का मतलब Y,
परसेंट का मतलब इक्वल टू 100 और x का मतलब x, ये होता है। क्लियर है कि नहीं? तो दोनों की दोनों वैल्यू बराबर है, x इंटू वाई बटे 100, x इंटू वाई बटे 100। तो x परसेंट ऑफ y इक्वल होता है y परसेंट ऑफ x के। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे कैलकुलेशन में काफी मदद मिलेगी। जैसे सपोज मुझे कैलकुलेट करना हो 69% ऑफ 37.5, मुझे ये कैलकुलेट करना है 69% ऑफ 37.5। सपोज मुझे यही कैलकुलेट करना है, तो ये चीज तो बहुत टफ है, इसको निकालना तो बहुत टफ है। 69% ऑफ 37.5 कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर इसको देखो कि x परसेंट ऑफ y इक्वल टू y परसेंट ऑफ x, ऐसे नहीं लिख सकता। x परसेंट ऑफ y इक्वल टू y परसेंट ऑफ x लिख सकता हूं कि नहीं? बात समझ आ रही कि नहीं? और 37.5% कितना होता है आपका? 3/8। इसको मैं इजीली जानता हूं, इंटू 69, और 3 इंटू 69 की मैं इजीली गुणा कर लूंगा 207, 3 की 70, 210, 210 से 3 माइनस किया 207, 207 को 8 से डिवाइड करना, 207/8, ये आपका आंसर होगा। तो ये आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया बिना किसी कैलकुलेशन के। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, जैसे किसी गांव में मेल है और फीमेल है, एक सिटी में, एक विलेज में मेल है और फीमेल है, ठीक है। तो ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन सर्टेन विलेज, उसमें कितने परसेंट मेल मैरिड हैं? 42% मेल मैरिड हैं। और कितनी फीमेल मैरिड है? 24% फीमेल मैरिड है। 42% मेल मैरिड है, 24% फीमेल मैरिड है। लेकिन आपको यह पता है कि जितने मेल की शादी हुई होगी उतने ही फीमेल की शादी हुई होगी। कोई भी पर्सन एक से ज्यादा शादी नहीं करता है। अगर सपोज 100 मेल पर्सन की शादी हुई होगी तो 100 ही फीमेल पर्सन की शादी हुई होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहाँ पे 42% मेल मैरिड है, यहाँ पे 24% मेल मैरिड है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 24 है। यदि मैं मेल की संख्या मान लू सपोज 2400 और फीमेल की संख्या मान लू सपोज 4200, मैंने फीमेल 4200 मान लिए, मैंने मेल 2400 मान लिए, तो टोटल ये जो मैरिड मेल है मैरिड फीमेल है इक्वल हो गए कि नहीं? मेल कितने मैरिड है? 42%। फीमेल कितने मैरिड है? 24%। यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 24 है, तो मैंने यहाँ पे 2400 से गुणा कर दी, मैंने यहाँ पे 4200। क्वेश्चन को जस्ट सिंपलीफाई करने के लिए, क्योंकि चाहे मैं 2400 का 42% निकाल लूं, क्या आएगा? 24 इंटू 42 आएगा। चाहे मैं 4200 का 24% निकाल लूं, वो भी कितना आएगा? 42 इंटू 24 ही आएगा। यानी कि टोटल मेल कितने हो गए? 2400, टोटल फीमेल कितनी होगी? 4200। क्लियर है? यहाँ पे 42 था तो मैंने 2400 चिपका दिया, यहाँ पे 24 था मैंने 4200 चिपका दिया, क्योंकि आपको मैरिड मेल और मैरिड फीमेल की संख्या क्या रखनी है? बराबर। अब देखो, टोटल अगर मेल 2400 है, टोटल अगर फीमेल 4200 है, तो गांव की जो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6600। 4200 प्लस 2400 कितना हो गया टोटल? ये 6600। तो 6600 की टोटल पॉपुलेशन में कितने मैरिड मेल है? कितने मैरिड मेल है? 24 इंटू 42। और मैरिड फीमेल भी इतनी है, 24 इंटू 42। तो 6600 की टोटल पॉपुलेशन में टोटल मैरिड कपल या टोटल मैरिड एडल्ट कितने हैं? 2 इंटू 24 इंटू 42 कितने? 2 इंटू 24 इंटू 42 टोटल मैरिड एडल्ट है 6600 की पॉपुलेशन में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई दिक्कत है? कोई डाउट? ठीक है, इंटू 100%, इंटू क्या कर दोगे आप? 100%। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? ओके। अब देखिए आपको कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 से 11 बार कट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6, 8 चौक 32 33, 336/11, 11 तिया 33, 0, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 कितना आएगा? 30.55%। तो ये 30.55% क्या आया? ये मैरिड एडल्ट आ गया आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। 30.55% इज मैरिड एडल्ट। ये शादीशुदा लोगों की संख्या है टोटल पॉपुलेशन में से। तो 30.55% अगर मैरिड है तो अनमैरिड कितने? 100 में से घटा दो, 100% माइनस 30.55%, तो ये कितना आ जाएगा? 69.45%। ये तो आपके मैरिड एडल्ट की परसेंटेज आ गई। तो किसकी आ गई? आपकी अनमैरिड एडल्ट की परसेंटेज। अनमैरिड एडल्ट
बात समझ में आई है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, इजी है, ठीक है ना, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, चले। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, आज ये शीट हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 28.56%। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी संख्या को 28.56% बढ़ाया जाता है तो ओरिजिनल नंबर वापस जानने के लिए इसको कितने परसेंट घटाना पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। देखो 28.56% की वैल्यू कितनी होती है, 2/7। 28.56% की वैल्यू कितनी होती है, 2/7। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि 1/7 का मतलब होता है 14.28%, तो 2/7 का मतलब कितना होता है 28.56%, ठीक है। किसी नंबर को 28.56% बढ़ाया जाता है, यानी कि 2/7, फ्रैक्शन में 2/7, यानी कि अगर ओरिजिनल नंबर 7 था तो उसको कितना बढ़ाया है, 2, यानी कि ओरिजिनल नंबर अगर 7 था तो 2 बढ़ा के ये कितना हो जाएगा 9, 7 से कितना हो गया 9। और क्वेश्चन में पूछा है कि ओरिजिनल नंबर पे वापस जाने के लिए इसको कितना घटाना पड़ेगा, तो ओरिजिनल नंबर पे वापस जाने के लिए इसको 2 ही घटाना पड़ेगा, लेकिन इस बार बेस कितना हो जाएगा 9, 2/9 इंटू 100%। और 1/9 में आपको बता चुका हूं कितना होता है 11.11%, और 2/9 कितना हो जाएगा फिर आपका 22.22%। ये आंसर आएगा 22.22%। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत सही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। 2 numbers are less than third number by 83:1/3% एंड 64.28% रेस्पेक्टिवली। 2 नंबर किसी तीसरे नंबर से क्रमशः 83 सही 1/3 तथा 64.28% कम है। मतलब 3 नंबर की कहानी दी गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपके 3 नंबर हैं, क्लियर है ना। और 2 नंबर किसी तीसरे नंबर से कितने 83:1/3% और 64.28% कम है, क्लियर है ना। तो आपसे पूछा है फर्स्ट देन सेकंड नंबर इज हाउ मच ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, तो आपका दूसरा नंबर पहले नंबर से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो होता है कि सिंपल परसेंटेज दी हुई है आपको 20, 25, 30, उस क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हो, लेकिन जब इस टाइप की टिपिकल परसेंटेज आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। सबसे पहली बात कि 83:1/3% होता है भाई आपका 5/6। कितना होता है 5/6 होता है आपका 83:1/3%। कैसे कि मैंने याद कराया है आपको कि 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3% होता है, और इनके बीच में होता है प्लस का साइन। 1/6 होता है 16 + 2/3%। अगर मैं दोनों तरफ 5 से गुणा कर दूं तो 5/6 आ जाएगा, 16 × 5 = 80 प्लस 10/3%, क्लियर ना। और 10/3 का मतलब होता है 3 + 1/3, और 80 + 3 कितना होता है आपका 83:1/3%। आगे कि नहीं, क्लियर ना। तो 83:1/3% होता है आपका 5/6, ये मैं आपको बता चुका हूं। फिर 64.28%, इसको सोचना थोड़ा सा डेंजरस है, थोड़ा सा खतरनाक है। 64.28% का मतलब होता है 50% प्लस 14.28%। परसेंटेज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, दशमलव में, फ्रैक्शन में, हर तरीके से। 50% का मतलब हाफ, और 14.28% का मतलब 1/7, ठीक है ना। परसेंटेज को ब्रेक कर दो। ये बहुत टिपिकल परसेंटेज है, आपको बहुत रेयर देखने को मिलेंगी। मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं जिससे आपको इसको याद हो जाए। 1/2 + 1/7 एलसीएम आ जाएगा 14, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 9/14, कितना आएगा 9/14, क्लियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर बाय 83:1/3%। अगर इसको पहले तरीके से बनाओगे, यानी अगर थर्ड नंबर 6 है, थर्ड नंबर अगर 6 तो पहला नंबर 5 कम, यानी कि कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्लियर। फिर दूसरे के अकॉर्डिंग 64.28% लेस देन है दूसरा नंबर तीसरे नंबर से, यानी कि अगर तीसरा नंबर अगर 14 है, तीसरा नंबर अगर 14 है तो दूसरा नंबर 9 कम, यानी कि कितना होना चाहिए 5,
14। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? 83:1/3%, 15/6, 64.28%, कितना कैलकुलेट किया मैंने आपका? ये 9/14, 64.28। क्लियर है ना? ठीक है। 2 numbers आर लेस देन थर्ड नंबर बाय दिस एंड दिस। ठीक है, यानी कि अगर पहला थर्ड नंबर 6 है तो अब मैंने अलग अलग रेशियो ले लिया। थर्ड नंबर अगर 6 तो पहला नंबर 5 कम, यानी कितने होने चाहिए? 1:6 के रेशियो में। दूसरा नंबर अगर आपका 14 है तो तीसरा नंबर अगर आपका 14 है तो दूसरा नंबर 9 यूनिट कम, यानी कि कितने होना चाहिए? 5। ये 5:14 के रेशियो में। अब देखिए थर्ड नंबर यहाँ तो 6 है, यहाँ तो 14 है, ये तो गलत बात है। तो 6 और 14 को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। 6 और 14 को इक्वल कैसे करोगे कि 42 कर लो। 6 और 14 का एलसीएम कितना होता है? 42। तो 42 करने के लिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे 3 से। बात समझ मेरी? मैंने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 एक कम, ये कितना हो गया? 7। क्लियर है? कितना हो गया? 7। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 15। और यहाँ पे मैंने 6 × 7 और 14 × 3, ये कितना हो गया? 42। कितना हो गया? 42। बात समझ में कि नहीं? कितना हो गया? 42। तो आपकी पहली, दूसरी, तीसरी संख्या को रेशियो आ गया। क्वेश्चन सिर्फ यहां तक भी पूछा जा सकता था। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से बेस कितना हो गया? 7। कितनी अधिक है? 8 अधिक है। 8/7 × 100%। और 8/7 को कैसे लिखोगे? 1 + 1/7 × 100%, ऐसे लिखोगे ना। 1 × 100% यानी कि 100 आ गया। 1/7 यानी कितना आएगा? 14.28। तो 100 + 14.28 यानी कि 114.28%, 114.28%। कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, इजी था। मतलब अगर आपके परसेंटेज टिपिकल दे रखी हो तो आप इस तरीके से रेशियो बना के इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40